जय हिंद। 25 जून 1975 को आधी रात को भारत देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के रख दी गई और इस देश पर डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह के काले बादल छाने लगे। 26 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक यानी 21 महीनों में देश में क्या क्या घटा, इस बात का इल्म ज्यादा जनता को नहीं है। आइए आज की वीडियो में देखते हैं लोकतंत्र के काले अध्याय। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic. और संपूर्ण Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति बात की शुरुआत होती है 1971 से, जब इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट से लड़ी और 1300 वोटों से जीती। हारने वाले उम्मीदवार संयुक्त पक्ष के राजनारायण, जो स्वतंत्र सेना में रह चुके थे। हारने के बाद इंदिरा सरकार पर केस कर दिया। कारण था चुनाव के दौरान 2 बार आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था। इसके आधार पर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस कर दिया। पहला कारण था सचिव यशपाल कपूर ने रायबरेली में इंदिरा गांधी के चुनाव का संपूर्ण संचालन किया था, जो कायदे के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। दूसरा कारण था रायबरेली में जिस मंच का निर्माण किया गया था उसकी फंडिंग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने की थी, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन था। उस समय राजनारायण के वकील थे शांति भूषण। जी हाँ, यही है प्रशांत भूषण के पिताजी, जो कि जाने माने वकील हैं प्रशांत भूषण आज के समय में। और ये अभी देखा जाए तो आपके ये आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और उस टाइम पे वकील हुआ करते थे। इंदिरा गांधी के वकील थे वीआईपी खड़े। केस की कार्रवाई के दौरान जस्टिस सिन्हा ने मार्च 1975 में इंदिरा गांधी को कोर्ट में हाजिर होने का समन्स भेजा, जो अपने आप में एक बड़ा फैसला था। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सिन्हा उस समय सबसे स्ट्रिक्ट जस्टिस थे और सवाल था क्या वो इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला देंगे। इससे पहले कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री की पेशी कोर्ट में नहीं हुई थी। बहरहाल 18 मार्च 1975 में इंदिरा गांधी कोर्ट में हाजिर हुई और प्रधानमंत्री का मान रखते हुए प्रधानमंत्री की बैठने की व्यवस्था न्यायमूर्ति के बाजू में की गई, लेकिन जस्टिस सिन्हा के सीट से थोड़े नीचे की गई। इस घटना से साफ हो गया जस्टिस सिन्हा किसी भी पक्षपात के बिना अपना फैसला देंगे। और जस्टिस सिन्हा ने खुद कहा था कि उन्हें बहुत कोशिश की गई थी खरीदने की, लेकिन सब क्या है कि असफल रहे। और 12 जून 1975 को कोर्ट ने फैसला दिया और इंदिरा गांधी अब क्या अनसीटेड हो गई थी और 6 महीने तक वो किसी भी इलेक्शन में भाग नहीं ले सकती थी। जब ऑर्डर के पेपर इंदिरा गांधी के हाथों में गए तो इंदिरा गांधी के चेहरे की गंभीरता उड़ गई थी और इंदिरा गांधी बोली, मुझे लगता है मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लगता है मैं इस्तीफा दे ही देती हूँ। नहीं, इसके बारे में सोचते हैं हम। आप ऐसे जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। अभी ये खबर आ रही है कि इस ऑर्डर पर 20 दिन का स्टे लगा है। हम इस बीच इस केस का सुप्रीम कोर्ट में दाखिला कर देंगे। एक काम और कर सकते हैं कि जब तक ये अपील का मामला निपट नहीं जाता तब तक आप कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाल लीजिए, मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल लेता हूँ। कि बात चल रही थी तभी संजय गांधी अपनी मारुति कंपनी से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। आइए जरा बात करनी है 2 मिनट। मैं अभी आती हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, इस्तीफा दे रही हैं आप? आप हरगिज ऐसा नहीं करेंगी। बीके बरुआ जैसे लोगों को जानती नहीं है आप। एक बार कुर्सी पकड़ेगा ना, जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। संजय गांधी ने जो कहा वही किया। इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया और फैसला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। वहां बीके अय्यर ने सुनवाई की और अपना फैसला दिया। क्या आपातकाल का ट्रिगर पॉइंट जस्टिस बीके अय्यर का फैसला था। बहरहाल 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में रैली हुई, जहां पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ था और इस रैली को संबोधित कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। और उन्होंने कहा, इसीलिए मैं एक बार फिर कहूंगा, सिंहासन खाली करो। इसी रैली में
जयप्रकाश नारायण ने जनता और पुलिस से कहा कि अगर सरकार कोई गलत फैसला ले तो आप उनके फैसले को मत मानना। और सरकार ने जयप्रकाश नारायण के इस बयान को सेना को देश के खिलाफ भड़काने के बराबर माना। उस समय उनके बेटे राजीव गांधी उनके साथ थे और उनके छोटे बेटे मारुति कंपनी को गुरुगांव में हैंडल कर रहे थे। जब वो संजय गांधी घर पहुंचे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई थी और कहा जाता है कि संजय गांधी को इंदिरा गांधी का फायर हैंडेड कहा जाता था, यानी कि संजय गांधी अपनी मां को हर ऑपोजिशन से बचाते थे। लेकिन इंदिरा गांधी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उन्हें लग रहा था कि अब इस्तीफा ही देना पड़ेगा। लेकिन संजय गांधी का मानना था कि इस्तीफा से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऑपोजिशन से तो उतना खतरा नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लालची हैं जिससे हमें ज़्यादा खतरा है। और उसी रैली में जयप्रकाश नारायण ने कहा, अगर इंदिरा गांधी कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती तो मंत्री आवास को घेरा जाएगा, उसका घेराव होगा। और उसी दिन शाम को 7 बजे इंदिरा गांधी के आवास पे पहुंचे उन्हीं के दोस्त सिद्धार्थ रे। क्या अब समय आ चुका था बड़े फैसले को अमल में करने का? उस समय संजय गांधी के हाथ में सरकार की 60% पावर उनके हाथ में थी और 25 जून की रात उनके साथ थे गृह राज्य मंत्री ओम मेहता और हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल। ये विपक्ष का मुंह बंद करवाने में लगे हुए थे और वहीं पे संजय गांधी सूची बना रहे थे किस नेता को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा। लेकिन सवाल ये था कि अगर देश में आपातकाल लगाना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी की ज़रूरत है। और राष्ट्रपति को समझाया जा रहा था कि जयप्रकाश नारायण की जो रैली हो रही है उसमें उन्होंने जो बयान दिया है कहीं ना कहीं सेना को देश के खिलाफ भड़काने के बराबर उनका बयान है। राष्ट्रपति जी सहमत हुए और सिद्धार्थ शंकर रे से संविधान के प्रावधान के बारे में पूछा। वकालत कर चुके अहमद साहब सहमत हुए और आपातकाल घोषित करने का ड्राफ्ट और इंदिरा गांधी से लिखित पत्र भिजवाने को कहा। और इंदिरा गांधी के सचिव RK धवन एक बार फिर राष्ट्रपति भवन पहुंचे इंदिरा गांधी की चिट्ठी लेके और वो चिट्ठी राष्ट्रपति को दी और उस चिट्ठी पर यानी कि उस पत्र पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और उस पर यह लिखा हुआ था, In exercise of the powers confirmed by clause confirmed by the Article 352 of the Constitution, I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, declare that emergency exists where the security of India is threatened by internal disturbances. ऐसे ही राष्ट्रपति जी ने आदेश किया, सारा देश इंदिरा गांधी के हाथों में आ चुका था और जिस बात का डर था वही हुआ। चारों तरफ गिरफ्तारी शुरू हो गई। अब देश को इंदिरा गांधी के राजनीतिक आपत्ति से कोई नहीं बचा सकता था, सिर्फ बचा सकता था आर्टिकल 352 इमरजेंसी ही बचा सकती थी। इमरजेंसी आखिर क्या है? भारत को अगर बगावतखोरों से संकट हो तो इस हालात में देश के राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकार को शासन चलाने का फरमान दे सकती है। धारा 19 के अनुसार भारतीय नागरिक को दिए हुए मूलभूत अधिकार इमरजेंसी के दौरान प्रतिबंधित रहते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में प्रवास करने की स्वतंत्रता, रोजगार और समाचार की स्वतंत्रता जैसे कई अधिकार नागरिकों के लिए खत्म हो जाते हैं। उस रात इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बीच बातचीत के बाद पूरा रोड मैप तैयार था, बस इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी। उसके लिए एक बहाने की ज़रूरत थी और वो एक बहाना इंदिरा गांधी को मिल गया था, क्योंकि 23 जून 1975 को विपक्ष के नेताओं ने जयप्रकाश नारायण जी को इंदिरा गांधी के विरोध में खड़ा किया और जयप्रकाश नारायण जी खड़े हुए और वो तैयार हुए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया था। अगर इंदिरा गांधी सत्ता नहीं छोड़ती तो ये लोकतंत्र शाही का विखंडन माना जाता। और
जयप्रकाश नारायण ने रैली को आयोजित करवाया और उस समय सबसे गद्दावर नेताओं में से एक थे जयप्रकाश नारायण। और कहा जाता है आज भी कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आंदोलन की शुरुआत हो रही है या रैली की शुरुआत हो रही है तो जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से शुरू होता है वो। और जयप्रकाश नारायण जी ने इस रैली में कहा कि अगर सरकार कोई गलत फैसला लेती है जनता और पुलिस से, उसको मत मानिएगा। और 25 जून 1975 को जब जयप्रकाश नारायण रैली से वापस अपने घर गए, जब वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, आराम कर रहे थे, तो रात को 2 बजे संविधानशाली नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. छात्रों ने बिहार सरकार को हटाने की मांग शुरू कर दी। इस रवैये ने जयप्रकाश नारायण को विचलित कर दिया। ऑल इंडिया रेडियो पर श्रीमती गांधी के बयान के बाद भारत में चारों तरफ आपातकाल लगा हुआ था। 26 जून 1975 को सुबह ना होके रात हो चुकी थी, क्योंकि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली थी कि किन विरोधियों को जेल में डाला जाएगा। और कहा जाता है कि इन विरोधियों पे इंदिरा गांधी ने रो से जासूस करवाई थी। चीन आक्रमण के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को विदेशों में जासूस करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने हित के लिए यहाँ पे विपक्षियों की और विरोधियों की जासूसी करवाई। और कहा जाता है कि मीसा एक्ट के तहत विपक्षियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि वो अदालत में ना जा सके। बस क्या था, उस रात मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण और राज नारायण और मधुर, कुणाल गोखले और अमर गुहा, विजय गोयल जैसे नामी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल के हेड अरुण जेटली और 18 साल के रजत शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी को बेंगलोर की जेल में डाल दिया गया था। बस ये तानाशाह की शुरुआत हो चुकी थी। एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने विदेशी इंटरव्यू में ये कहा था कि वो इतिहास में एक शक्तिशाली शख्स की तरह दर्ज होना चाहती है, कुछ नेपोलियन की तरह, क्योंकि इतिहास में ये लोग भुलाए नहीं भूले जाते। और जब हम इमरजेंसी का पोस्टमार्टम करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय ना कोई इंटरनल ना कोई आउटरनल डिस्टर्बेंस थे। बहरहाल भारत में इमरजेंसी को थोपी गई थी और ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी के ये बयान थे। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. सुबह 3 बजे इंदिरा गांधी और उनके दोस्त और बंगाल के मुख्यमंत्री शंकर सिद्धार्थ रे बातचीत कर रहे थे कि लोगों को आपातकाल का मतलब कैसे समझाया जाए, क्योंकि 3 घंटे पहले देश के अंदर इंटरनल इमरजेंसी लग चुकी थी। और सिद्धार्थ शंकर रे की मुलाकात गृह राज्य मंत्री ओम मेहता से हुई। को पता चला सभी अखबारों की बिजली काट दी गई है। अब अखबार छाप ही नहीं सकता। नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये अफवाह है, क्योंकि हमारी प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ नहीं चाहती। अखबार क्या, कल तो हाईकोर्ट के दरवाजे भी नहीं खुलेंगे। खैर, मैं चलता हूँ। कुछ समय सिद्धार्थ शंकर रे बातचीत कर रहे थे इंदिरा गांधी से कि देश में आपातकाल का मतलब लोगों को कैसे समझाना है। लेकिन सिद्धार्थ शंकर रे की मुलाकात जब
गृह राज्य मंत्री ओम मेहता से हुई तो उनके होश उड़ गए और एक बार फिर वो इंदिरा गांधी से मुलाकात करने गए। कुछ देर तक खड़े रहे लेकिन इंदिरा गांधी बाहर नहीं आई। उनके जगह पे आए संजय गांधी और संजय गांधी से सिद्धार्थ शंकर रे की इतनी बनती नहीं थी क्योंकि ये इन्हें पसंद नहीं करते थे। भले ही इंदिरा गांधी के करीब थे, इंदिरा गांधी के एक अच्छे मित्र थे, लेकिन संजय गांधी से इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। क्या हुआ? क्या ये सब सच है? आप लोग नहीं जानते सरकार चलाना। क्या हुआ सिद्धार्थ? अभी अभी मैंने सुना कि प्रेस की बिजली काट दी गई है और हाईकोर्ट को तो ताले लगाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, अगर ऐसा है। सिद्धार्थ रे इंदिरा गांधी के अच्छे मित्र हुआ करते थे और सिद्धार्थ शंकर रे की बायोग्राफी लिखने वाले पुपुल जयंकर ने बताया जब इंदिरा गांधी थोड़ी देर बाद लौटी तो उनके आंख लाल थे और वो गुस्से से एकदम लाल थी। सिद्धार्थ, कल बिजली नहीं काटी जाएगी और हाई कोर्ट भी खुलेंगे। ये दिन हाई कोर्ट तो खुले लेकिन इक्का दुक्का अखबार निकले और समझ में आ गया था कि इंदिरा गांधी की जगह कोई और फैसले ले रहा था। 26 जून 1975 को कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई और मंत्रियों को नहीं पता था ये मीटिंग किस लिए है। इंदिरा गांधी मंत्री के साथ एंटर हुई रूम में और बोला देश के अंदर आपातकाल लगा दिया गया है और जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, बड़े बड़े गद्दावर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसी ये बात इंदिरा गांधी ने बोली, रूम में बैठे 15 के 15 मंत्रियों के होश उड़ गए और एकदम शांति सी छा चुकी थी पूरे रूम में। तभी कक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह बोले, मैडम प्राइम मिनिस्टर जी, इमरजेंसी की जरूरत की है? 71 से एक्सटर्नल इमरजेंसी तो लगी हुई है ना। एक्सटर्नल इमरजेंसी से देश के अंदरूनी हालात सुधारे नहीं जा सकते। रूम में बैठे 15 मंत्रियों ने इंदिरा गांधी से सवाल नहीं किया। किसी ने नहीं पूछा कि आपने देश के अंदर आपातकाल क्यों लगा दिया है, क्या कारण थे कि देश के अंदर इमरजेंसी लगाना पड़ा। किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई इंदिरा गांधी से सवाल करने की, किसी ने नहीं। और देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के रख दी गई और कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी। उस समय पूर्व भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल सूचना एवं प्रसारण मंत्री हुआ करते थे और वो कैबिनेट मीटिंग के बाद अगले रूम में बैठे थे संजय गांधी, उनके पास गए और उनसे मुलाकात हुई और संजय गांधी ने बोला कि रेडियो दूरदर्शन पर जो भी न्यूज़ दिखलाई जाएगी सबसे पहले हमें दिखलाई जाए, हमसे परमिशन ली जाए। One thing became very clear as soon as we came out of the cabinet meeting, that transfer of power had taken place, and he wanted me as the cabinet meeting ended. He said, "I want to see the news bulletins." So I told him that cannot be done. The news bulletins are shown, are made public only after broadcast. But कुछ देर बाद इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री निवास बुलाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी निकल चुकी थी और उनकी मुलाकात फिर से हुई संजय गांधी से। प्राइम मिनिस्टर एड्रेस टू द नेशन सभी रेडियो स्टेशन पर क्यों नहीं चलाया गया? जवाब चाहिए मुझे। देखिए, मैं आपके प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। आपको जवाब चाहिए तो आप मुझसे तमीज से बात कीजिए। आप मेरे बेटे के उम्र के हैं। मिस्टर गुजराल को समझ आ गया कि वो मंत्री जब तक रहेंगे जब तक वो संजय गांधी की बात मानेंगे। उन्होंने सोचा कि इस्तीफा दे दिया जाए, लेकिन जब तक उनका मंत्रालय बदल दिया गया, उनका तो मंत्रालय बदल दिया गया, लेकिन देश का क्या होगा। लोगों को उनकी बातचीत के बारे में तब मालूम हुआ जब ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी का ये विचार प्रस्तुत किया गया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency.
This is nothing to panic about. देश में सामूहिक गिरफ्तारी शुरू हो चुकी थी। न्यूज़पेपर पे सेंसरशिप लगा दिए गए। अखबार हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, सबसे पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी कि क्या छापना है, वो सब पूछना पड़ता था सरकार से। उस समय जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उस समय पाजी बनकर घूमा करते थे और आर्टिकल 352 के तहत देश के अंदर आपातकाल लगा दिया गया और उसके बाद इंदिरा गांधी को कोई नहीं रोक सकता था तानाशाही करने से और वो लंबे समय तक अपने आप को पावर में रख सकती थी क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस समय अखबार और मीडिया को कड़ी हिदायत दी गई थी। कहा गया था कि मीसा के तहत जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में कुछ ना छापे और कुछ भी छापने से पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी क्योंकि उस समय मीडिया और अखबार स्वतंत्र नहीं थे और उन्हें कहा था इमरजेंसी पे कोई टीका टिप्पणी ना करे। और इंदिरा गांधी के पास बहुमत था और पार्लियामेंट में अनेकों बिल पास करवा सकती थी और उस समय के इमरजेंसी के महत्वपूर्ण किरदारों में से एक और जाने माने वकील शांति भूषण ने कहा था कि लोगों के लिए कानून खत्म हो गया है। जब इमरजेंसी लगी हुई हो तो आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं नागरिकों के और 21 जो जीने का और फ्रीडम का अधिकार देता है, ये दोनों इमरजेंसी में खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी कहा गया सरकार की तरफ से, अगर किसी निर्दोष को गोली भी मार दे सरकार बिना किसी कारण के तो भी उसका कोई अधिकार नहीं छीन सकता क्योंकि जीने का अधिकार तो धारा 21 देती है और वो ही जब छीन गया इमरजेंसी में तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझको क्यों गोली मारी, वो मेरी जान क्यों ली या मुझको जेल में क्यों बंद किया। इस शांति को हमें बनाए रखना है और हमको ये समझना है कि लोकतंत्र में भी हद होते हैं जिनको पार नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी ने वो सभी बातें की जिसकी तैयारी उन्होंने उस रात सुबह 3 बजे तक की थी और आम भाषा में लोगों को समझाना चाहती थी आपातकाल क्यों लगाया गया है, आपातकाल का मतलब बताना चाहती थी और उन्होंने कहा था कि सेना को देश के खिलाफ भड़काने की साजिश की जा रही है। इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझे तो उसको न माने। वो शख्स कोई और नहीं जयप्रकाश नारायण थे और जयप्रकाश नारायण को विपक्ष प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी को प्यार से इंदू कहा करते थे और वो इंसान जिसने कभी भी राजनीति में पाँव नहीं रखा किसी भी कुर्सी के लिए। क्या आपातकाल जयप्रकाश नारायण के वजह से लगा था? क्या आपातकाल को लगाने के पीछे इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा हाथ था? आपने वीडियो अगर कंप्लीट देखी तो आपके विचार क्या हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।